कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में शिक्षण से संबंधित पूर्व वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न पत्रों में शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पर, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2012, 2015 और लेक्चरर भर्ती 2014 के प्रश्नों पर जो शिक्षण से संबंधित हैं। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस सेशन को आप धैर्य और लगन के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, इकाई विधि के प्रतिपादक हैं यानी यूनिट मेथड के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीबी, हर्बर्ट स्पेंसर, एच.सी. मॉरिसन या बी.एस. ब्लूम। बताइए इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। एच.सी. मॉरिसन को इकाई विधि का प्रतिपादक माना जाता है। आप जानते हैं मैंने शिक्षण की विधियां और उनके जनक या प्रतिपादक से संबंधित वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं। यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि कौन किसके जनक हैं, तो आप रिवीजन कर लीजिए। आगमन विधि के अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, प्रोजेक्ट या जिसे परियोजना विधि कहते हैं इसके जनक हैं विलियम किलपैट्रिक और जॉन डीबी भी इससे संबंधित हैं। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं एच.ई. आर्मस्ट्रांग। सूक्ष्म शिक्षण के ड्वाइट एलन या कई जगह रॉबर्ट बुश भी इसे लिखा रहता है। प्रश्न उत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड के हैं सुकरात, और समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के भी सुकरात ही हैं। तो ऐसे आपको इन्हें ध्यान में रखना है, ये आपके काम आएंगे यदि इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है शिक्षण से संबंधित किसी भी परीक्षा में, तो आप गलत करने से बच जाओगे। प्रश्नावली विधि दी है वुडवर्थ ने, संवाद विधि प्लेटो की है, इकाई विधि यहाँ पर आप देख लीजिए यह एच.सी. मॉरिसन की है, समाज मितीय विधि यानी सोशियोमेट्री मेथड यह जैकब एल मैरिनो की है, मॉन्टेसरी विधि है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जिसे बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं इसके प्रवर्तक हैं बी.एफ. स्किनर, और शाखीय अभिक्रमण अनुदेशन जिसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं इसके प्रवर्तक हैं नॉर्मन ए. क्राउडर। बिनेटका विधि दी है कार्ल वासबर्न ने, ब्रेल लिपि दी है लुइस ब्रेल ने जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। बुनियादी विधि दी है महात्मा गांधी ने जिसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं या कई जगह नई तालीम भी कहते हैं। वार्ता शिक्षा सम्मेलन 1937 में उन्होंने इसे दिया था। अगला यहाँ पर है अनुकरण विधि यानी इमिटेशन मेथड, अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। बुद्धिशीलता मस्तिष्क विधि या मंथन विधि जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं यह दी है ए.एफ. ऑसबोर्न ने। खेल विधि यानी प्ले वे मेथड दी है फ्रोबेल ने और हेनरी कुक भी इससे जुड़े हैं। पर्यटन विधि या इसे भ्रमण विधि भी कहते हैं यह दी है पेस्टालॉजी ने। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग इससे संबंधित हैं जॉन डीबी। ड्रेकाली विधि दी है ड्रेकाली ने। मूल्यांकन विधि दी है जे.एम. राइस ने, और इकाई विधि फिर से यहाँ पर मैंने डाला है एच.सी. मॉरिसन ने। तो देख लीजिए आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप गलत करने से बच जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया था? एस.एल. प्रेसी ने, डब्ल्यू. एलन द्वारा, आई.के. डेविस या बी.एफ. स्किनर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। एस.एल. प्रेसी द्वारा किया गया था शिक्षण मशीन का निर्माण। इस प्रकार ये हो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है? शिक्षण की युक्ति या कई जगह शिक्षण की तकनीक भी लिखा होगा, तो इन चारों में से कौन एक शिक्षण की युक्ति या शिक्षण की तकनीक नहीं है? विवरण,
यह तो शिक्षण की तकनीक है, वर्णन भी शिक्षण का तकनीक है, व्याख्या भी शिक्षण की तकनीक है, लेकिन संग्रहण शिक्षण की तकनीक नहीं है। यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे इसे अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको फिर से शिक्षण की युक्तियाँ या तकनीक बता देता हूँ। विवरण तकनीक, वर्णन तकनीक, व्याख्या तकनीक, निदर्शन तकनीक, स्पष्टीकरण तकनीक, पर्यवेक्षित अध्ययन तकनीक, स्व अध्याय तकनीक और पुनरावृत्ति तकनीक। तो यहाँ पर शिक्षण की युक्तियाँ या शिक्षण की तकनीकें हैं जो कि यहाँ पर 8 हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन्हें समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? इनमें से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे एनकेसी कहते हैं, यह 2005 में बना था, जो कि 2009 तक रहा। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। तो इसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में इन चार में से कौन सम्मिलित नहीं था? विद्यालय शिक्षा इसमें था, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा भी था, लेकिन अध्यापक शिक्षा इसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे इसे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? और ये प्रश्न 2012 के पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछे गए थे। तो SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित हैं? 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए या 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनका मौलिक अधिकार यानी मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना था। आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 में एक नया भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A करके, और जिसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट्स बनाएगा यानी मौलिक अधिकार बनाएगा। तो आप इसे समझ चुके होंगे यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाएगा, जिसे UGC कहते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष एक वैधानिक संस्था बनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा मूल्यांकन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है? इन चारों में से कौन सा मूल्यांकन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है? रूपदेय मूल्यांकन, योगदेय मूल्यांकन, स्थानदेय मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगदेय मूल्यांकन, जिसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। योगदेय या योगात्मक अर्थात समेटिव इवैल्यूएशन। तो यह रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है आप अच्छे से इसे समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः संबंधित है। संप्रेषण प्रणाली इनमें से किसी से संबंधित है? शिक्षा में आगत, शिक्षा में प्रक्रिया, शिक्षा में निर्गत या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः शिक्षा में प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में प्रक्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, शिक्षा तकनीकी में शामिल है यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। तो कौन सा इसमें शामिल है? टोली शिक्षण इसमें आता है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म अध्यापन इसमें आता है,
अभिकर्मित अनुदेशन, यह भी इसमें आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप। तो टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और अभिकर्मित अनुदेशन, ये चारों इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अभिकर्मित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण की विधियां हैं, टोली शिक्षण, इनके जनक कौन है मैं अभी आपको बता चुका हूं, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। एडुसेट शिक्षा के लिए समर्पित एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। इसका पूर्ण रूप है एजुकेशन सैटेलाइट। तो यह कब लॉन्च किया गया था यानी प्रक्षेपित किया गया था? 2001, 2002, 2004 या 2005? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2004 में। एडुसेट 2004 में 20 सितंबर को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है, तो 2004 में 20 सितंबर को यह लॉन्च किया गया था और यह शिक्षा को समर्पित एक सैटेलाइट है। इसका पूर्ण रूप है एजुकेशन सैटेलाइट। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसे शॉर्ट में OHP कहते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? कठोर शिल्प यानी हार्डवेयर, कोमल शिल्प यानी सॉफ्टवेयर, कठोर एवं कोमल शिल्प हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक हार्डवेयर होता है। OHP आपने देखा होगा बीएड में, जिसमें आप कोई ट्रांसपेरेंट कागज़ रखते थे, कोई चित्र बनाकर फिर उसे आप बड़े साइज पर देखते थे। तो यह एक प्रकार का कठोर शिल्प है यानी हार्डवेयर है। इसे आप दृश्य सहायक सामग्री में रख सकते हैं। ठीक है, OHP इसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो इसी प्रकार से आप प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षा बिना बोझ के यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? जनार्दन समिति ने नहीं की थी, पटेल समिति नहीं था, राम मूर्ति समिति भी नहीं था। प्रश्न का सही उत्तर यशपाल समिति। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसे राष्ट्रीय संचालन समिति भी कहते हैं। तो प्रोफेसर यशपाल उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे यशपाल समिति कहते हैं। इन्होंने जो शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट दी उसका शीर्षक रखा शिक्षा बिना बोझ के यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन, और यह समिति गठित की गई थी 1992-93 में। 1992-93 में प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद इन्हीं की जो रिपोर्ट थी इसी के आधार पर 2005 में फिर NCF भी आया। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें भी एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का क्या संबंध है, यहाँ पर आप बताने की कोशिश कीजिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। शाला त्याग, शाला त्याग को अंग्रेजी में कहेंगे ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट यानी जब बच्चा स्कूल छोड़ देता है किसी वजह से, तो उसे हिंदी में शाला त्याग कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ड्रॉप आउट कहेंगे। ऑप्शन है अपव्यय से, अवरोधन से, अपव्यय एवं अवरोधन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपव्यय एवं अवरोधन से। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अपव्यय क्या होता है। शिक्षा में अपव्यय से क्या तात्पर्य है? अपव्यय से तात्पर्य है कि यदि कोई छात्र स्कूल में प्रवेश करने के 2 या 3 वर्ष बाद स्कूल छोड़ देता है तो उसका कोर्स अधूरा रह जाता है और इस प्रकार उस पर समय और धन का अपव्यय होता है, जिससे शिक्षा में अपव्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, कोई छात्र है जो विद्यालय में प्रवेश करने के 2-3 साल बाद विद्यालय छोड़ देता है और उसका कोर्स अधूरा रह जाता है। इस प्रकार वह समय भी खर्च करता है, धन भी खर्च करता है, तो इससे ही शिक्षा में अपव्यय कहते हैं। और दूसरा है अवरोधन। अवरोधन से क्या तात्पर्य है? अवरोधन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक का एक ही कक्षा में बार बार असफल हो जाना और रुक जाना। ठीक है, तो यदि
कोई बालक एक ही कक्षा में असफल हो जाता है और उसी कक्षा में रुक जाता है तो उसे कहते हैं अवरोधन। यानी कक्षा में फेल हो जाना और उसी कक्षा में रुक जाना तो वह अवरोधन है। और शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है, समय भी और पैसा भी, उसे अपव्यय कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसे कहते हैं या शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जिसे कोठारी आयोग कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा एवं राष्ट्र विकास। यह 1964 में बनी थी और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो शिक्षा आयोग, इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, शिक्षा एवं राष्ट्र विकास इसका शीर्षक था, इसकी रिपोर्ट का नाम था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो यह प्रश्न तो खैर अल्टी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसे समझने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? जिसे आप केवल सुन सकते हैं वह श्रव्य है, जिसे केवल देख सकते वह दृश्य है, जिसे सुन भी और देख भी सकते वह श्रव्य दृश्य है। तो रेडियो क्या है? यह श्रव्य है, आप सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर को आप सुन सकते हैं, ग्रामोफोन को आप सुन सकते हैं, लेकिन श्यामपट को आप सुन नहीं सकते। श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड या वर्तमान में वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड होते हैं, इसे आप सुन नहीं सकते। श्यामपट क्या होगा? दृश्य साधन होगा। बाकी रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन ये होंगे श्रव्य साधन। तो आप इसे अब समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया। यानी वैल्यू के आधार पर, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? इन चारों में से मोरेनो ने नहीं किया, रोर्सा ने भी नहीं किया था, थॉर्नडाइक ने नहीं किया, यह किया था स्प्रेंजर ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और इन्होंने 6 भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया। ठीक है, मूल्यों के आधार पर। और कौन कौन थे 6 भाग मैं बता देता हूँ। सैद्धांतिक बताया इन्होंने पहला, आर्थिक बताया, सामाजिक बताया, राजनीतिक बताया, धार्मिक बताया और आखिरी बताया इन्होंने सौंदर्यात्मक या कलात्मक। तो आप ध्यान में रखिए, 6 प्रकार बताए थे, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक, जिसे कई जगहों कलात्मक भी लिखा रहता है। तो प्रश्न का सही उत्तर आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार तकनीकी आधारित है। व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, कला पर, कला एवं विज्ञान पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविज्ञान पर आधारित है। व्यवहार तकनीकी सी नहीं होगा, बल्कि उत्तर हो जाएगा ए, मनोविज्ञान पर, यानी साइकोलॉजी पर आधारित है व्यवहार तकनीकी। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यह 2014 में जो प्रवक्ता की भर्ती हुई थी उत्तराखंड में, उसका पेपर है। हो सकता है यहाँ से आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित किए हैं। और यदि इसी प्रकार के प्रश्नों को और लाना है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे 2009 के लेक्चरर में आए थे कुछ प्रश्न और कुछ और भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पर पूछा गया है, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन किसने दिया? लूमीज द्वारा, ट्रेवर द्वारा, गीजर द्वारा या फिलिप? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह दिया था लूमीज ने। तो मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, यह कहा था लूमीज, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है या हैं? इनमें से स्कूल में या विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं? दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, एकदम सही। यदि शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं हैं, बच्चों को अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो अनुशासनहीनता फैला सकते हैं। अध्यापकों में यदि नेतृत्व की कमी है तो इससे भी अनुशासनहीनता बढ़ सकती है। मूल्यों की कमी यानी अच्छी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है तो इससे भी अनुशासनहीनता बढ़ेगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी और मूल्यों की कमी, यह विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी हैं, ये आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न टपक जाए और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। यहाँ पर पूछा गया है, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है, यानी
प्रिंसिपल का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय का प्रबंधन, एकदम सही। स्कूल मैनेजमेंट करना इसका कार्य है। पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन, प्रशासन यानी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। तो विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशासन देखना प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं है, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, या स्वास्थ्य शिक्षा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और इसमें आपको ध्यान रखना है, यह प्रावधान किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें इसका प्रावधान किया गया था और यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें विद्यालय में जो आवश्यक संसाधन होते हैं उनकी पूर्ति की बात कही गई थी। बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड, उनकी बैठने की व्यवस्था, और जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं उनके लिए भी वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की बात इसमें कही गई थी। यानी जो प्राइमरी नीड्स होते हैं स्कूल में उनका प्रावधान इसमें किया गया था ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, यानी मूल्य ह्रास का एक कारण इनमें से कौन सा हो सकता है? जनसंख्या विस्फोट, अधिक शिक्षा तो नहीं हो सकता, धनी होना भी नहीं हो सकता है, वैज्ञानिक जागरूकता नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा, अधिक जनसंख्या। यानी जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे मूल्य ह्रास हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे इसको अच्छे से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था, यानी टीचिंग के 14 स्किल किसने दिए? एलन एवं रेयान ने, बी के पासी ने, आई के डेविस ने, या बी एस ब्लूम ने। शिक्षण के 14 कौशल दिए थे एलन एवं रेयान ने। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इन्होंने टीचिंग के 14 स्किल्स दिए थे, यह आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न का सही उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनका जन्म दिन होता है 11 नवंबर को, इसलिए भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर को। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स बनाया गया? प्रथम संशोधन अधिनियम नहीं था, 73वां संशोधन अधिनियम यह भी नहीं था, यह तो पंचायती राज से जुड़ा है। और इसका सही उत्तर 85 भी नहीं है, उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह हुआ कब था? 2002 में, तब एनडीए की सरकार सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया, यानी अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यहाँ पर शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया और इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया। साथ में भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया है कि प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के पाल्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, यानी SSA कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, और इसका मकसद था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण से, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वह सब तक पहुंचे, अर्थात प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण इसका
मकसद था और शुरू किया गया था 2001 में। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, यानी जो टीचिंग स्किल होते हैं उनका विकास किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रणाली विश्लेषण द्वारा नहीं, अंतः क्रिया विश्लेषण द्वारा भी नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा यानी एक्शन रिसर्च से नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। यानी जो आप माइक्रो टीचिंग करते हो, सूक्ष्म शिक्षण करते हो, सूक्ष्म अध्यापन करते हो, जब आप बीएड कर रहे होते हैं, डीएलएड कर रहे होते हैं, उस समय आप माइक्रो टीचिंग करते हो, जिसका मकसद होता है शिक्षण कौशलों को विकसित करना, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीक युक्तियाँ और शिक्षण के कौशलों को जानना, समझना और एक अच्छे प्रभावी शिक्षक के गुण अपने आप में विकसित करना इसका मकसद होता है। यहाँ पर मैं आपको शिक्षण के कौशल फिर से बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पाठ परिचय कौशल, जिसे विन्यास, प्रेरण या प्रस्तावना कौशल कहते हैं। शैक्षणिक लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बूझने वाले प्रश्न कौशल, जिसे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं, यानी प्रोबिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, पाठ समापन कौशल यानी क्लोजर स्किल, व्याख्यान कौशल, इसे संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। व्याख्या कौशल यानी स्पष्टीकरण कौशल, श्यामपट्ट का प्रयोग कौशल यानी ब्लैक बोर्ड स्किल आप इसे कह सकते हैं, जब टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कौशल, कक्षा प्रबंधन का कौशल यानी क्लास मैनेजमेंट, छात्रों की भागीदारी में वृद्धि का कौशल, छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानने का कौशल, मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन कौशल, प्रश्न पूछने का प्रवाह कौशल यानी प्रश्नीकरण कौशल भी इसे कहते हैं, गृह कार्य देने का कौशल, जब टीचर बच्चों को होम असाइनमेंट देता है, होमवर्क देता है। अगला है नियोजित पुनरावृत्ति का कौशल, दृष्टांत कौशल और पुनर्बलन कौशल, जैसे सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन और दंडात्मक पुनर्बलन, यानी 3 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको शिक्षण के कौशल बता दिए, इनको भी आप ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है यहाँ से प्रश्न का निर्माण हो जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है, यानी जो विद्यालय का आंतरिक इंटरनल अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वो किसके द्वारा संभाला जाता है? राज्य सरकार द्वारा नहीं, प्रधानाध्यापक द्वारा, विद्यालय के समीप के समुदाय द्वारा बिल्कुल भी नहीं, अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल। तो विद्यालय का आंतरिक प्रशासन प्रधानाध्यापक द्वारा संभाला जाता है, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एनसीटीई को किस वर्ष में एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया, यानी कब इसे वैधानिक रूप से एक दर्जा दिया गया एनसीटीई को? ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसे कहते हैं, जो टीचर्स की गाइडलाइन तैयार करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। 1995 में 1995 में इसे वैधानिक संस्था घोषित किया गया था। 1973 में यह एक प्रकार से अनौपचारिक रूप से अस्तित्व में आया, उससे पहले यह एनसीईआरटी के अंदर आता था, बाद में 1995 में इसे वैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। तो इन चारों में से कौन सा प्रदर्शन कौशल या डेमोन्स्ट्रेशन स्किल से संबंधित नहीं है? ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। छात्र सहभागिता, यह तो प्रदर्शन कौशल से संबंधित है। उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी होता है। प्रदर्शन विधि आपने देखा है, जिसमें टीचर पाठ में दिए गए क्रियाओं के अनुसार प्रयोग करता है और बच्चे उसे देखते हैं, विज्ञान के विषय में खासकर, तो उसमें छात्र सहभागिता होती है, बच्चे उसे देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसमें होता है, क्योंकि प्रयोग किए जाते हैं, जैसे साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो अवश्य ही डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो बच्चे देखेंगे और उसमें उपकरणों और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होगा। प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, यह भी इसमें होता है, लेकिन अनुबोधन इसमें नहीं होता, यानी प्रॉम्प्टिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं है। तो प्रदर्शन कौशल से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? अनुबोधन। बाकी
ऊपर के तीनों विकल्प इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, तकनीकी के 3 C's का अर्थ, यानी 3 C का क्या अर्थ है? डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर पर ले जाता हूं मैं आपको। कंप्यूटर, कंटेंट यानी पाठ्य वस्तु एवं कम्युनिकेशन तकनीकी। ठीक है, तो कंप्यूटर, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तकनीकी को 3 C's कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुझे लगता है आप अच्छे से इसे समझ चुके होंगे और कोई डाउट नहीं होगा आपको, अब समझ गए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। तो इन चारों में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? परिमाणात्मक मापन को मात्रात्मक मापन भी कहते हैं। मात्रात्मक कहो या परिमाणात्मक कहो, इंग्लिश में आप इसे कहोगे क्वांटिटेटिव असेसमेंट। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? शून्य बिंदु, यह इसकी विशेषता है। दूसरा आत्मनिष्ठा, तीसरा है वस्तुनिष्ठा, चौथा है निश्चित एवं पूर्णतः मूल्यों की इकाइयां। तो इनमें से कौन सा परिमाणात्मक मापन या आप कहें मात्रात्मक मापन की विशेषता नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता इसका गुण नहीं है, विशेषता नहीं है। बाकी शून्य बिंदु, वस्तुनिष्ठता और निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयां, ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, समझ गया आप। और एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं गुणात्मक आकलन। तो गुणात्मक आकलन में शून्य नहीं होता। जैसे गुणात्मक आकलन में आप क्या माप सकते हो? रुचि, बुद्धि परीक्षण। तो किसी की रुचि शून्य नहीं हो सकती, किसी का IQ शून्य नहीं हो सकता। तो वो होता किस में है? गुणात्मक में। लेकिन मात्रात्मक या परिमाणात्मक में शून्य बिंदु भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होती है और निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाई होती है। और परिमाणात्मक आकलन भौतिक विज्ञानों के माप हैं, यानी यह भौतिक विज्ञानों के माप हैं, जबकि जो गुणात्मक आकलन है वह सामाजिक विज्ञानों की माप हैं और वह शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त होते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्मनिष्ठता। ठीक है, अगला प्रश्न है एक, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, जिस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो 10+2+3 की जो नीति थी, व्यवस्था थी, वो इसके द्वारा लागू की गई। यानी 10 के बाद +2 यानी 12th और +3 यानी प्रथम डिग्री कोर्स, जिसे आप ग्रेजुएशन कहते हैं। BA, BSc, BCom, BBA, BCA कुछ भी हो सकता है, समझ गया आप। तो आप इसे हैंडल कर पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस से। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, जिसे नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं। 2005 में बना था, 2009 में रिपोर्ट सौंपी। NKC के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है 107 नंबर का। पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल या दृष्टांत कौशल? ये शिक्षण के कौशल हैं। शिक्षण के कौशल में आपको बता चुका हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल। इसका एक घटक है पुनः निर्देशन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल होता क्या है? आपको ध्यान में रखना है कि इसे बुझने वाले प्रश्न भी कहते हैं। बुझने वाले प्रश्न कौशल अंग्रेजी में प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि टीचर प्रश्नों के द्वारा अध्यापक क्या करता है, छात्रों को पाठ की गहराई तक जानने के लिए मजबूर करता है, ताकि उनकी चिंतन शक्ति का विस्तार हो। और कभी कभी क्या होता है, जब छात्र इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो अध्यापक थोड़ा सा हिंट्स देता है, यानी क्लू देता है, अर्थात संकेत देता है बच्चों को। तो खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के कौशल में टीचर बच्चों को प्रश्न पूछता है ताकि बच्चे सोचें
और इससे उनकी चिंतन शक्ति का विस्तार हो, वो थिंकिंग करें। और जब बच्चे नहीं सोच पाते तो टीचर थोड़ा सा हिंट्स देता है, फिर उसके बाद बच्चे लगभग उस प्रश्न के उत्तर पर पहुंच जाते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप आराम से इन्हें हल कर लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। जब अनुशासनहीनता होती है तो उसके निवारण के लिए किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। सुधारात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक एवं निरोधात्मक या दमनात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक एवं निरोधात्मक उपागम का प्रयोग करना चाहिए अनुशासनहीनता के निवारण के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। बाकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे रूसा कहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए है। यह शुरू किसके द्वारा किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इसे शुरू किया गया था। उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, कौन सा शिक्षण अभ्याहू प्रभुत्ववादी शिक्षण अभ्याहू में सम्मिलित नहीं है। इनमें से शिक्षण अभ्याहू का मतलब टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। तो इन 4 शिक्षण अभ्याहू में से, यानी टीचिंग स्ट्रेटजी में से कौन सा प्रभुत्ववादी शिक्षण अभ्याहू, प्रभुत्ववादी शिक्षण अभ्याहू मतलब ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी में सम्मिलित नहीं है। अनुवर्ग शिक्षण अभ्याहू यानी ट्यूटोरियल टीचिंग आप कह सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, खोज शिक्षण अभ्याहू या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खोज शिक्षण अभ्याहू प्रभुत्ववादी शिक्षण अभ्याहू में सम्मिलित नहीं है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। आज का आखिरी प्रश्न यह है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया, यानी ह्यूमन नीड्स से संबंधित पदानुक्रम किसने दिया। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम स्किनर ने नहीं दिया, BS ब्लूम ने नहीं दिया, फ्लेंडर ने भी नहीं दिया, यह दिया था अब्राहम मास्लो ने। ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें इन्होंने मानव आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया, उसके क्रम बताए। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या था अब्राहम मास्लो का मानवतावाद का सिद्धांत, ताकि आप इससे हमेशा के लिए अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर मैंने इसे मेंशन किया है, अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। इन्होंने यह 1954 में दिया था, 1954 में। इसके अन्य नाम है, इतने नामों से इसे जाना जाता है, मानवतावादी सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या मांग सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो इनमें से कोई भी शब्द प्रयुक्त हो सकता है कभी, यदि ऑप्शन बनते हैं तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं इसको बता देता हूँ आपको, सारा डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, आप इसे हमेशा के लिए समझ पाओगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तित्व के संदर्भ में किया गया, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में इसका प्रतिपादन किया गया। मैस्लो ने अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी मोटिवेशन को अब्राहम मैस्लो ने इम्पोर्टेंट स्थान दिया है, और बताया है कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां ही उसके लिए अभिप्रेरकों का कार्य करती हैं, यानी इंसान के अंदर जो आंतरिक शक्तियां होती हैं वही उसको प्रेरित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, अतः मोटिवेट करती हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित सामग्री यानी साधन जुटाता है। व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं वह उसे प्रेरित करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं। फिर व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं उनके लिए सामग्री या साधन जुटाता है, और अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, तथ्य, क्रिया एवं परिस्थिति आदि की व्याख्या करता है। उन्होंने आवश्यकताओं को वर्गीकृत कर इन्हें एक उत्तरोत्तर क्रम दिया, जिसे आरोही पद सोपान कहा जाता है। तो अब्राहम मैस्लो ने इंसान की जो नीड्स हैं, मुख्य नीड्स हैं, उनको वर्गीकृत किया और उन्हें एक उत्तरोत्तर क्रम दिया, जिसे आरोही पद सोपान कहते हैं, क्योंकि यह आरोही क्रम में माने जाते हैं। उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कई बार इन्हीं के बीच में से प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पहली आवश्यकता इन्होंने बताई इंसान की शारीरिक आवश्यकताएं, यानी फिजिकल नीड्स। इसमें इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति की मूलभूत एवं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत यानी फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता माना। इसमें इन्होंने भोजन, पानी, आराम एवं यौन क्रिया आदि आवश्यकताएं
का जिक्र किया। यानी इंसान के लिए भोजन, पानी, आराम और यौन क्रियाएं इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना वह प्राय इससे ऊपर के स्तर की आवश्यकताओं की प्राप्ति की बात ही नहीं सोच पाता। तो जब तक इंसान की प्राइमरी नीड्स कंप्लीट नहीं होती, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, तब तक व्यक्ति इससे ऊपर की आवश्यकताओं के बारे में सोचता भी नहीं है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद वह अगली आवश्यकता के बारे में सोचेगा। अगली आवश्यकता इन्होंने बताई सुरक्षा की आवश्यकता, यानी सिक्योरिटी। इसमें इन्होंने शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, निर्भरता, बचाव, भय, चिंता आदि की बात कही। नियम कानून का निर्माण और उनका पालन करने की बात इन्होंने इसमें कही। तो सुरक्षा की आवश्यकता में इन्होंने इन बातों का जिक्र किया। तीसरा चरण इन्होंने बताया संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, यानी प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता। तो इसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को परिवार एवं समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने, स्नेह देने व स्नेह पाने की जरूरत होती है। यदि वह जो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है तो वह इस स्तर पर पहुंच जाता है जिसमें वह परिवार से, समाज से प्रतिष्ठा की मांग करता है, सम्मान की मांग करता है, इच्छा रखता है और स्नेह देना एवं स्नेह पाने की आकांक्षा रखता है। यानी प्यार प्रेम की भावना यहाँ पर उसमें होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न हम नहीं कहेंगे, चौथा चरण इन्होंने बताया सम्मान की आवश्यकता। तो सम्मान की आवश्यकता में इन्होंने क्या बताया, आत्मसम्मान व सम्मान पाने, स्वयं की योग्यता व क्षमता की पहचान, आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्वतंत्रता आदि भावनाओं को विकसित करता है। दूसरों से प्रशंसा, प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करता है। तो सम्मान को इन्होंने चौथे नंबर पर रखा। इसमें व्यक्ति दूसरों से अपनी प्रशंसा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्वतंत्रता आदि भावनाओं को अपने आप में विकसित करता है। इसके बाद इन्होंने पांचवा जो स्तर बताया, जो सबसे ऊपर है, इससे उन्होंने कहा आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और इसमें उन्होंने क्या कहा, जहां वह यानी व्यक्ति सभी योग्यताओं एवं अंतः क्षमताओं से पूर्णतः अवगत हो जाता है। यानी पूर्ण रूप से आप विकसित कह सकते हैं, जहां व्यक्ति समस्त योग्यताओं से, समस्त अंतः क्षमताओं से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है। यानी एक प्रकार का विकसित परिवार, विकसित व्यक्ति आप कह सकते हैं। तो ये 5 स्तर बताए उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कहा शारीरिक आवश्यकता, जो मैं बता चुका हूँ। दूसरे पर ऊपर के क्रम में सुरक्षा की आवश्यकता, फिर इससे ऊपर उन्होंने बताया संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताएं, यानी प्यार प्रेम स्नेह। फिर इससे ऊपर बताया इन्होंने सम्मान की आवश्यकता, फिर सबसे ऊपर बताया आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। इन ऊपर के तीनों को इन्होंने उच्च स्तर कहा, हाई लेवल, और जो प्रथम 2 हैं शारीरिक और सुरक्षा वाली, उनको इन्होंने निम्न स्तर कहा। तो ये थी अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, या आप इसे मानवतावादी सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मुझे लगता है इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आपको यहाँ पर कई फायदा भी हुआ होगा। आज का आखिरी प्रश्न यह है, भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ की गई, इसका उत्तर आप बताने की कोशिश कीजिए कि इंडिया में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ की गई। तो यही आज का आखिरी प्रश्न है और मुझे लगता है आज के ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि कई प्रश्न पत्रों को कलेक्ट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। 4-5 प्रश्न पत्रों को, जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर और जो राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनके जो प्रश्न पत्र थे, उनमें से शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे लगे होंगे प्रश्न। यदि अच्छे लगे तो अवश्य ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।